ठीक। आप देखो। अरे दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ और जिस तरह से तारीख के बाद तारीख का पढ़ना और उसमें एक नया एक आयाम आ गया कि उस लालता के घर का पैमाइश जो है वो दोबारा होगा। जब इतना बड़ा हत्याकांड होता है उस समय बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे आते हैं, सबके सामने सब कुछ होता है। उस समय का देखा जाए तो मेजरमेंट भी होता है, उसके बाद चस्पा भी होता है कि घर गिरेगा। लेकिन अब जो एक नया मोड़ आ गया है कि लेखपाल साहब आएंगे, कानून गो साहब पीछे बैठ के उनके आएंगे और दोनों लोग इसी धूप में आएंगे और जो बगल में लालता वाला घर है वहाँ नाप करेंगे। ये एक नया आदेश आ गया नाप वाप करने का। जी भैया, तहसीलदार साहब ने दिया है ऐसा आदेश 11 तारीख को, देखिए क्या होता है। और मुझे तो हमेशा से उम्मीद रही है कानून व्यवस्था पे, न्यायपालिका पर मैं बहुत भरोसा करता हूँ। और उसी सिलसिले में मैं डीएम साहब से मिलने भी गया था जी। तो उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, हम बात करते हैं उनसे और एप्लीकेशन हमारा लेके रखें, बैठाएँ। और डीएम साहब का मैं बहुत आभारी हूँ जी। और तहसीलदार साहब को प्रणाम नमस्ते करता हूँ। अभी आप लोग अधिकारी हैं, कानूनी प्रक्रिया के आप लोग जानकार हैं, हमको तो वो नॉलेज है नहीं, तो कैसे कैसे क्या है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन थोड़ा जल्दी कर दें तो ज़्यादा बेहतर है जी। अच्छा, जब ये इतना बड़ा हत्याकांड हुआ था तो उस समय क्या नाप नहीं हुआ था यहाँ पे? जी भैया, नाप हुई थी, लेकिन तहसीलदार साहब के मन में क्या आया ये मुझे मालूम नहीं। हाँ, वो क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा। किसी की मन की बात मैं कैसे बता दूँ। और आज गया मिला मैं डीएम साहब से और कप्तान साहब से भी मिलने वाला था मैं, क्योंकि वो लोग बारी बारी से छूट रहे हैं। तो यहाँ एक भय का माहौल बन रहा है कि जो आदमी अपने बच्चों को इस तरह से हथियार चलाना सिखाता है वो आदमी कुछ भी कर सकता है निकलने के बाद। आम इंसान के बस की बात नहीं है। ऐसे आप बताइए, एकदम सीधी रेखा में गर्दन किसी का अलग करना, ये ट्रेंड जो वेल ट्रेंड है वो कर पाता है, या तो कसाई करता है जिसको हथियार चलाना आता है। जो अपने बच्चों को इतना मोटिवेट करता है, इतना मोटिवेट करता है, जो आदमी अपने बच्चों को इतना मोटिवेट करता है और ब्रेन वॉश करता है और उसके बच्चे इतने ट्रेंड हैं कि पिस्टल हो, तलवार हो, कुछ भी हो और सब कुछ चला लेते हैं वो। तो भाई अब उसके लिए क्या इम्पॉसिबल है, वो तो सब कुछ कर ही लेगा। रह जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं आता। मुझे पढ़ना आता है, पढ़ाना आता है, बात करना आता है, मेहनत मजदूरी करना आता है, और बाकी तो कुछ मुझे नहीं आता भैया। जिस समय ये नाप हुआ था उस घर का, उस समय यही कहा गया होगा कि बस जल्दी ही गिरने वाला है, तो नाप वाप तो हो ही गया है पूरा। जी भैया बिल्कुल, उन्होंने कहा तो था। अब उसमें कुछ कानूनी अड़चनें थीं, अब वो अड़चनें सुलझाई जा रही हैं। कब तक सुलझेंगी ये मुझे नहीं मालूम जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि कम से कम न्यायपालिका जो है हर मामले की जल्दी से जल्दी सुनवाई करे और राजस्व विभाग छोटी सी छोटी चीज़ों को गौर करें और उसका निस्तारण करें कि कोई भी मसला इस स्तर तक न पहुंचने पाए कि किसी का गला काट दिया जाए जी। देखा जाए तो हम लोग लगातार अगर बात करें जौनपुर में तो आए दिन एक से घटनाएं हो जा रही हैं। अभी एक पिता और दो पुत्रों को समझिए चारे खाकर वो सोए थे, कुछ लोग काम भी कर उनको मार दिया गया। वो तो था ही था, किराकत में गोली से चला दिया गया। एक महिला, मैं अगर कह दूं तो आप कुछ लोग बुरा लगेगा, उसके ढोंड़ी में गोली मार दिए। कितना मतलब कष्ट वाली बात है, महिला के ढोंड़ी में गोली मारे, गोली आर से पार हो गया। बाप रे बाप, आखिर हो क्या रहा है। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊं जौनपुर का इतिहास क्या रहा है। जौनपुर का इतिहास आप देखिए, मुगल काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र था जौनपुर, और सबसे ज़्यादा IAS PCS पैदा करने वाला जौनपुर जिला ही है, माधोपट्टी।
एक गांव है, पूरे गांव में हर घर में ISPCS है, नाम सुने हैं ना। और ऐसे जिले को क्या हो गया कि ऐसे ऐसे अपराधी जन्म ले रहे हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जन्म ले रहे हैं। और जो भी ऐसा कर रहे हैं, कहीं न हमको पूरा विश्वास है उनके पास कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है। अगर कॉमन सेंस नाम की चीज होती तो ऐसा न करते। जैसे लालता ने भूमि की भूख मिटाने के लिए, उनको इतनी जमीनें चाहिए थी, बेटे के तो मेरे मार ही दिए उन लोग, मेरा बेटा तो गया, लेकिन उनको मिला क्या? घर वीरान सुनसान पड़ा हुआ है। गांव वाले इंतजार कर रहे हैं कि छूटने के बाद आ जाए, चाचा हमको फोन कर लेना। आ नहीं पाएंगे इस गांव में, वो मिला क्या? सब कुछ तो तुम्हारा भी छूट गया। और एक को मारे थे तुम मेरा घर मकान लेने के लिए, ये कच्चा मकान टूट के गिर जाएगा तो तुम कब्जा करोगे। अब तो 5 आके रहेंगे यहीं। 3 भाई के 6 बेटे थे ना, अब मेरे तो 5 दामाद रहेंगे यहीं। अगर उसमें से कोई तुम्हारे जैसा सनकी निकल गया, तुम भी अंजाम सोच लो। तुम ही धरती पे वीर थोड़ी हो। रामजीत यादव सीधे साधे हैं ना, सब थोड़ी सीधे साधे होते हैं भैया। मैं तो अपने गुस्से को रो के आंसुओं के रास्ते निकाल देता हूँ। और आंखों का कंडीशन देखिए, लाल, ऐसे आंखें चढ़ी रहती हैं, एकदम लाल रहती हैं। बहुत लोग कहते हैं कि दारू पीता है, बैठा तो हूँ आपके पास में। तो आपके आंख को देख करके जो है लोग कहते हैं दारू पिया है, और दारू आप पीते नहीं हैं। नहीं, बैठे तो देखिए ना। मतलब लोगों को आपका जो दुख है वो नहीं दिख रहा है। अगर आंखें लाल दिख रही हैं तो इसका मतलब आप दारू पिए हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं कहते हैं जो, और जो समझते हैं उनको पता है कि वो दिन रात रो रहा है। कुछ तो अंतर्यामी पैदा हो गए बीच में। नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। ऐसा नहीं कहेंगे जी नहीं, मैं ऐसी कोई भाषा नहीं इस्तेमाल करता कि कभी मेरी वजह से किसी को दुख हो, क्योंकि आज तक मैंने किसी को दुख दिया नहीं। दुश्मन को जो खिला सकता है, बोलने वालों को मैं क्या बोलूं? जिसकी जो मर्जी आए बोले यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो जिस दर्द से गुजर रहा हूँ उसी से नहीं उबर पा रहा, तो दूसरों की क्या सुनूं मैं बताऊं कि इनका आंख लाल रहता है, और ये नहीं कि मैं तो बोलूंगा। बहुत से लोग, नाम नहीं लूंगा, बहुत से लोगों ने कहा कि ये दारू वारू पीते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन आप समझिए कि जो पीड़ा है वो तो भैया मैं भी वो अनुभव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी भैया आप ही के सामने बैठ के रो रहा था कि नहीं? तो अब देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। जिसकी जैसी भावना है उसको वैसा दिखाई देता है। लालता की भावना थी कि मार के खत्म करो, अब मेरी थाली में खाते भी थे। उनकी भावना वैसी थी तो उन्होंने तो कर दिया। और मेरी भावना, मेरी समझ में ये नहीं आता, ईश्वर की दी हुई जिंदगी है। मैं कौन होता हूँ किसी को मारने वाला? किसी की जान ले लूं। जान कौन लेता है? जो कसाई होता है, डेली 10-20 जान लेता है, 50 जान लेता है, जो बकरा काटता है, मुर्गी काटता है। और ये ऐसे कसाई हैं जो इंसान काटते हैं। आप ही सोचिए, है आपके अंदर हिम्मत किसी की जान ले लो? इतनी दुश्मनी थी। कभी मिल जाए वो लोग तो पूछिएगा कि रामजीत ने कभी लाठी से मारा है तुमको या थप्पड़ से मारा है? कभी नहीं। झगड़ा होने पे क्या होता है? 2-4 बातें होती हैं, गाली गलौज भी हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, साफ बात है, गाली गलौज भी होता है झगड़े में। वो हो जाता था। मैं भी बीपी का पेशेंट था, जब वो लोग गाली देते थे मैं भी देता हूं। लेकिन मेरे न रहने पे आपने बहादुरी का काम कर लिया। इसीलिए तो रोता रहता हूं कि आपने मौका देख के दुश्मनी साधी। और एक चीज आप लोगों को बता दूं भैया, अगर आपको किसी से दुश्मनी हुई है, कोई भी बंदे से एक बार छोटी सी भी दुश्मनी हो गई, तो उसको कभी मित्र मत बनाना, नहीं तो वो गला ही काटेगा मेरे जैसा। मैं बताऊं आपको, ये अनुराग जी के पिताजी हैं, ये बार बार समझाते रहे उस परिवार के लोगों को कि भैया, राम घाट है ना बगल में, हाँ राम घाट, ये बहुत समझाए। इन्होंने कहा
कि इसी राम घाट में हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे। न तुमने हमको देखा, न हमने तुमको देखा। तुम्हारी जब चिट्ठी बनेगी, पता नहीं मैं नहीं रहूंगा या जब मेरा आगे तुम नहीं रहोगे। लेकिन इनके बार बार समझाने के बाद उस राम घाट के दृश्य को याद करा करके समझाते रहे कि भैया देख लो, कोई जीवन में है नहीं, ना कुछ मैं लेके आऊँ, तुम कुछ लेकर जाओगे। लेकिन आज वही रहा, इतना बड़ा हत्याकांड हो गया। ये परिवार उस दुख से उबर नहीं पा रहा है। और वो परिवार जिसकी बात हम लोग का लाता का परिवार, उसमें कुछ लोग जेल्स में हैं, कुछ लोग बाहर हैं, लेकिन वही रहा कि उस भूमि का उपयोग जो है कोई कर नहीं पाया। इनका परिवार चला गया बेचारे। पूरा समझिए कि अगर सही बात मैं बोल दूं तो मरते दम तक ये रोते रहेंगे, और वो लोग इस गांव में नहीं आ पाएंगे और वो भी रोएंगे। और वो जमीन वहीं रहे, ना इनके उपयोग का ना उनके उपयोग का होगा। एक बात और पूछूंगा आपसे, थोड़ा कड़वा है, कि क्या आपके मन में कभी लगा नहीं कि ये दरिंदे जो है इतना बड़ा कांड कर देंगे तो यहाँ से हम लोग भागी चलें? क्योंकि लगातार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। धमकी दे रहे थे आप। धमकी तो देते थे, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था यार। झगड़ा होती थी, 2 दिन बाद फिर बातचीत शुरू हो जाती थी। हमारे मन में तो कुछ रहता नहीं था। बोलते क्या चाचा, हाँ बेटा थोड़ा खैनी बनाओ, आज खा ले। मेरे मन में तो ऐसा कभी था ही नहीं कुछ कि चलो यार, आस पड़ोस में घर में झगड़ा हो जाती है, बाप बेटे में झगड़ा हो जाती है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाती है। वो भी पड़ोसी है, भतीजे लगते हैं, वो भी पड़ोसी है, सगे नहीं है लेकिन भतीजे लगते हैं, चाचा बोलते थे हमको। लेकिन हमें पता नहीं था ये इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं, इतना हथियार इकट्ठा कर रहे हैं सिर्फ मुझे और मेरे बेटे को, भतीजे को मारने के लिए। पता नहीं था। और जानते हैं, गरीब आदमी जब मजबूर होता है तो क्या करता है, या तो अपराधी बनता है, या तो अपराधी बनता है और या तो सुसाइड करता है। तो मैं अपराधी तो नहीं बनूंगा। हाँ, एक काम कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, या तो घर छोड़ के यहाँ से भाग जाऊँ, फिर पूरा परिवार लेके और सब लोग छूट जाएंगे तो मैं या तो पलायन कर जाऊंगा, और या तो मन में यही आता है कि मर जाऊं यार, रोज रोज रोने से बेहतर है एक ही दिन में काम खत्म हो जाए। लेकिन आप लोगों का सबका प्यार देख के, सपोर्ट देख के जिंदा हूँ। परिवार का भी चेहरा देखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग तो हैं, ठीक है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो परिवार है वो भी तो आप एक ही पल पे चल रहा है, वो तो आप ही देखना है। आप कब तक भागेंगे? और जितना ही, और बता दें आपसे, ये समाज का यही काम है, जितना हम आप भागते हैं ये दरिंदे उतना ही मतलब पीछा करते हैं। अभी जैसे हम लोग आज घर पे आए हैं, तुरंत एक जानकारी मिली कि एक महिला जो है मुंह बांध करके जो है आज कल या परसों संभवतः जानकारी आज ही आई वो थी। मुंह बांध करके और रेकी कर रही है। आई, उधर से निकली, उनके घर में घुसी, उधर से देखते हुए फिर सीधा आई इधर मेरे घर की तरफ देखते हुए इसी नाली की तरफ से चली गई। उसको मालूम था कि रास्ता जाएगा सड़क पर, उसी की रिलेशन कोई रही होगी, आई होगी देखने कौन है, कैसे है, क्या है। अब विडम्बना ये है, कैसे अब कोई बोले भी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? महिला है, कोई कैसे बोलेगा? कोई भी मैं तो था नहीं तो बोलता इतनी धूप में जा रहे हो, पानी पी के जाओ। अच्छा, हाँ, इधर से अगर धूप में, गर्मी का टाइम है तो गुजर रहे हो तो धूप में जा रहे हो तो भैया पानी पी लो। कोई आ जाए, पानी पी लो भैया, उसके बाद जाओ यार, 2 मिनट रुक जाओ, पानी पी के जाओ। मतलब ये एक अनुमान लग रहा था कि हाँ ये विरोधी पार्टी के हैं, हाँ, फिर भी आप पानी पिला देंगे उनको? बिल्कुल पानी पिला देंगे। हाँ, कितना मिनट है? बस लास्ट। दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पे अभी बातें की गई, अनुराग के पिताजी हर बार जो है आंखों में आंसू लेकर के मीडिया में बयान देना, हम लोगों का भी एक दिल है, पत्थर तो है नहीं हम लोग, फिर भी प्रयास किया जाता है। लेकिन सब कष्ट ये लगता है कि आज 7 माह से ऊपर होने वाला है, और जो 7 माह पहले हुआ था कि ज़मीन का नाप होना, एक वहाँ पे पेपर चस्पा देना कि घर गिरने वाला है, उसके बाद मुकदमा लड़ना, तारीख पढ़ना, लगातार मीडिया का या प्रधान जी का या अनुराग पिताजी का जाना, सब देखना। लेकिन उसके बाद जो अभी तारीख पे यही मतलब आया है, आदेश हुआ है कि लेखपाल कानूनगो जाएंगे, और जाने के बाद
पुनः उसका पैमाइश होगा। अब ये समझ में नहीं आता है कि वो राजा बलि को छलने वाला 3 पग का जो सिस्टम था वो यहाँ होने वाला है कि इस बार पैमाइश में अनुराग के पिताजी वाला घरा वरा सब लेकर जहाँ हम लोग बैठे हैं, क्या पता यहाँ तक अगर लाल तक आ गया तो कल से हम लोग रिपोर्टिंग भी नहीं कर पाएंगे। अब रिपोर्टिंग कहाँ होगा? सीधे हाईवे पे होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ तक आ जाएंगे लेखपाल, क्योंकि बता दूं आपसे, राजस्व विभाग में लेखपाल साहब लोग बहुत पान खाते हैं। जितने पान खाते हैं उतने लोगों को धरती से लाल कर दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।